नमस्कार विद्यार्थियों। मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कृतिका पाठ्य पुस्तक के आधार से पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह पाठ लेखिका मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत रचना गद्य विधाओं में से यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आती है। प्रस्तुत पाठ में जो मूल विषय है वह लेखिका मधु कांकरिया के द्वारा सिक्किम प्रांत की राजधानी गैंगटॉक, उसके आगे हिमालय प्रांत, सिलीगुड़ी, लायुंग, युमथांग, कटाव जैसे पर्यटन स्थलों का जो भ्रमण किया, वहाँ के जनजीवन, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के लोगों के खान पान, वहाँ के लोगों की वेशभूषा इत्यादि अनेक बातों को लेकर के इस पाठ में विस्तार दिया गया है। देखिए, पाठ की रूपरेखा देखते हैं, क्या बात है इसमें, क्या वर्णन है, एक बार देख लेते हैं। लेखिका द्वारा महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब से बचने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा की गई। इन्हीं यात्राओं के दौरान लेखिका को देश की विभिन्न संस्कृतियों, मनुष्यों और स्थानों को पहचानने और मिलने का अवसर मिला। इन अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में स्थान दिया है। प्रस्तुत पाठ भी एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक, जिसे गैंगटॉक, और उसके आगे की हिमालय यात्रा का वर्णन किया गया है। हिमालय यात्रा में युमथांग, कटाऊ, सिलीगुड़ी, लायुंग जैसे पर्यटन स्थल सम्मिलित हैं। आइए हम मूल पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का सार, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे विद्यार्थियों। जिन जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं की इस पाठ में चर्चा आई है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम जानेंगे। पाठ का सार, गैंगटॉक की रात्रि, मतलब रात्रि के समय गैंगटॉक शहर की सुंदरता कैसी है, इस संबंध में बताया गया है। देखिए, एक बार पढ़ता हूँ। लेखिका को गैंगटॉक शहर सुबह, शाम और रात हर समय बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका को सम्मोहित सी करती प्रतीत होती है। लेखिका ने यहाँ एक नेपाली युक्ति से प्रार्थना के बोल सीखे थे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तुमरो कौशेली, जिसका हिंदी में अर्थ है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आगे चलते हैं। याद रखिए, गैंगटॉक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। वह इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से एक बादशाह राजा अपनी मर्जी से अपने सारे कार्य करता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होती है, उसी प्रकार से गैंगटॉक शहर के जो लोग हैं, वे बिना किसी की रोक टोक के, बिना किसी के कहे, अपनी मर्जी से अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं। अपने काम के प्रति उनके मन में कोई आलस्य नहीं है, किसी भी प्रकार से वह काम से बचना नहीं चाहते हैं। इसलिए गैंगटॉक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। कंचनजंगा के दर्शन की प्रतीक्षा। सुबह लेखिका को युमथांग 149 किलोमीटर सुबह लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था। जैसे ही उनकी आंख खुलती है, वह बालकनी की ओर भागती हैं, क्योंकि उन्हें लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी। उस सुबह मौसम अच्छा होने के बाद भी
आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण लेखिका को कंचनजंघा दिखाई नहीं पड़ी, किंतु सामने तरह तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे फूल दिखाई दिए। आगे, बौद्ध पताकाओं का युमथांग में महत्व। देखिए विद्यार्थियों, बौद्ध पताकाओं का युमथांग में महत्व, यहाँ से बोर्ड परीक्षा में, प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रसंग है, ध्यान से देखिए सभी। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। लेखिका के साथ चल रहे ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे ने उन्हें बताया कि यहाँ के सारे रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्थान पर एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं। नार्गे उन्हें बताता है कि यहाँ की बुद्ध की बहुत मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले की, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं और उन्हें उतारा नहीं जाता है, वे स्वयं ही नष्ट हो जाती है। फिर आगे बताया कि जब कोई नया कार्य आरंभ करते हैं लोग, कोई तीज त्यौहार अवसर होता है, कोई धार्मिक उत्सव होता है, तो उस समय कहते हैं किसी धार्मिक स्थल पर 108 रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों याद रखिए कि सफ़ेद पताकाओं और रंगीन पताकाओं के पीछे क्या रहस्य है, उनका क्या महत्व है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। कवि लॉन्ग स्टॉक। देखिए विद्यार्थियों, थोड़ा आगे चलने पर कवि लॉन्ग स्टॉक स्थान आता है, जिसे देखते ही जितेन बताता है कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म पता है, देवानंद की। इसी स्थान पर तिब्बत के चीस बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तथा उसकी याद में यहाँ पर एक पत्थर स्मारक के रूप में भी है। लेखिका को एक कुटिया में घूमता हुआ धर्मचक्र दिखाई देता है, जिस पर नार्गे उन्हें बताता है कि इसे धर्मचक्र कहा जाता है। इसे लोग प्रेयर व्हील भी कहते हैं। इसके विषय में यह मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जब लेखिका ने इस धर्मचक्र के बारे में जाना तो बड़ी प्रभावित हुई कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ कहते हैं धार्मिक आस्था विश्वास एक जैसे हैं। लेखिका को अच्छा लगा। याद रखिए कवि लॉन्ग स्टॉक की प्रसिद्धि का कारण याद रखिए, एक तो गाइड फिल्म की शूटिंग हुई और तिब्बत के चीस बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर यहीं पर किए थे। मतलब यहाँ की जो लेप्चा और भूटिया जातियाँ हैं, उनमें लंबे समय तक झगड़े होते रहे। बाद में यहीं पर कवि लॉन्ग स्टॉक पर उनके बीच में संधि हुई, समझौता हुआ और बाद में लड़ाई झगड़े दूर हो गए। देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति की मनोरमता। कुछ और आगे चलने पर बाजार, बस्तियां और लोग पीछे छूटने लगी। कहीं कहीं स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून गत्ते का बक्सा ढोते बौने से बहादुर नेपाली मिल रहे थे। ऊपर से नीचे देखने पर मकान बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। अब रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय विशालकाय होने लगा था। कहीं पर्वत शिखरों के बीच दूध की धार की तरह झरझर नीचे गिरते हुए जलप्रपात झरने दिखाई दे रहे थे, तो कहीं चांदी की तरह चमक मारती तिस्ता नदी, जो सिलीगुड़ी से ही लगातार लेखिका के साथ चल रही थी। अब जीप 7 सिस्टर वाटरफॉल नामक स्थान पर रुकी, जहां एक विशाल और सुंदर झरना दिखाई दे रहा था। सैलानियों ने कैमरों से उस स्थान के चित्र लेने शुरू कर दिए। लेखिका यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई कि उनका दिल वहाँ से जाने को नहीं कर रहा था। लेखिका वहीं और लंबे समय तक और कुछ दिनों तक और कुछ समय तक रहना चाहती थी।
लेकिन अन्य सैलानी, अन्य यात्री साथ में थे और उनके साथ में आगे बढ़ना था। देखिए अब आगे क्या हुआ। प्रकृति और पर्यावरण, प्रकृति और पर्यावरण। विद्यार्थियों, यहाँ पूरा पाठ जो है वह प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। यहाँ लेखिका जो संदेश देना चाहती है, जो हमें वैल्यूज, मूल्यों की सीख देना चाहती है, वह यही है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्वत पहाड़, नदी, झरने, तालाबों को नुकसान न पहुंचाएं। क्योंकि ये यदि हम पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, झरने, तालाबों की इनकी लय गति ताल को बिगाड़ेंगे तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और उसका सीधा सीधा प्रभाव किसी और पर नहीं, मानव जाति पर पड़ेगा। इसलिए इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए। देखिए आगे चलने पर लेखिका को हिमालय की रंग बिरंगी चोटियों नए नए रूपों में दिखाई देती हैं, जो अचानक बादलों के छा जाने पर ढक जाती हैं। धीरे धीरे धुंध की चादर के छंट जाने पर उन्हें दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ दिखाई देते हैं, जो अब अपने श्रेष्ठतम रूप में उनके सामने थे। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं पर है। वहाँ पर लिखा था थिंक ग्रीन, कि प्रकृति के बारे में सोचें, हरी भरी प्रकृति, हरे भरे पर्यावरण के बारे में सोचें, जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कह रहा था। लेखिका वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से इतनी प्रभावित होती हैं कि जीप के कुछ देर वहाँ रुकने पर वह थोड़ी दूर तक पैदल ही वहाँ के सौंदर्य को निहारने लगती हैं। उनकी यह मुग्धता पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थरों को तोड़ने की आवाज़ से टूटती है। हाँ, याद रखिए कि लेखिका प्राकृतिक सौंदर्य को देखने में डूबी थी। तभी कुछ पहाड़ी औरतें जो पत्थर जोर जोर से कुदाल मारकर और पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थीं, उन पर ध्यान गया तो एक तरफ भी औरतें अपने बच्चों को कमर भाग पर बांधे हुए थीं, तो मातृत्व का पालन कर रही थीं, तो दूसरी तरफ अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने काम से मन न हटाकर अपने काम के प्रति समर्पित थीं। और लेखिका उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके जीवन को देखकर, काम के प्रति समर्पित जीवन को देखकर बड़ी प्रभावित हुई। और लेखिका को इसी समय गुमला, पलामू और गुमला के जंगल याद आ गए, जो कि झारखंड में हैं। लेखिका ने वहाँ की भी यात्रा की थी और लेखिका ने दोनों में, यहाँ की औरतों और वहाँ की काम करती हुई औरतों में समानता बिठाने का प्रयास किया, तो देखा कि सारा दुख, सारी पीड़ा इन्हीं मेहनत मजदूरी करने वालों की किस्मत में होती है, लेकिन सारी मलाई अर्थात सारा सुख, सारी अनुकूलताएं कहते हैं जो धनाढ़, जो संपन्न वर्ग है, उनकी किस्मत में होती है। और लेखिका इनके काम से, इनके समर्पण से प्रभावित हुई। देखिए आगे, भूख, मौत और जीवित रहने की जंग में शामिल स्त्रियां। यहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण, लेकिन वह स्वर्ग जैसे उस वातावरण का आनंद लेने में नहीं, बल्कि अपने काम के प्रति समर्पित थीं। लेखिका को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर तथा प्राकृतिक स्थान पर भी भूख, मौत और जीवित रहने की जंग चल रही थी। वहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन करने वह जा रही हैं, यह सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। यह काम इतना खतरनाक है कि जरा भी ध्यान चूका तो मौत निश्चित है। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड उन्होंने पढ़ा था, जिसमें लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। इसका हिंदी अनुवाद था, आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस दे देती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि आर्थिक रूप से जो इकोनॉमी है,
जो इकोनॉमी है उसको बनाने में इन गरीबों का योगदान है, इन मज़दूरों का योगदान है, इन मेहनत मजदूरी करने वालों का योगदान है। यदि यह काम के प्रति समर्पित नहीं रहें तो सारा संतुलन बिगड़ जाए। एक प्रकार से लेखिका कहना चाहती है कि ये लोग समाज के प्रति और देश के प्रति संतुलन हैं, यह काम नहीं करें। कारखानों में, फैक्ट्रीज में, पहाड़ों, पर्वतों, रास्तों, सड़कों, अनेक अनेक जगह पर इनकी बड़ी भूमिका है और यदि ये काम करना बंद कर दें तो जीवन के प्रति जो संतुलन है वह संतुलन बिगड़ जाएगा और सारी व्यवस्था डगमगा जाएगी। इसलिए लेखिका कहना चाहती है कि भाई ऐसे इन गरीब मजदूरों, इन मेहनत मजदूरी करने वालों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, इनके प्रति किसी प्रकार से तिरस्कार नहीं। पहाड़ी जीवन की कठोरता। जब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जितेन उन्हें बताता है कि यहाँ तराई में ले देकर एक ही स्कूल है जहाँ 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। देखिए आगे लायुंग के प्राकृतिक दृश्य। लायुंग के प्राकृतिक दृश्य देखिए विद्यार्थियों, युमथांग पहुंचने के लिए लायुंग में जिस मकान में लेखिका व उनके सहयात्री ठहरे थे वह तिस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था। वहाँ का वातावरण देखकर उन्हें लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख, शांति, पेड़ पौधे, पशु सभी कुछ दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति के साथ खिलवाड़ करके क्षमा के योग्य न होने वाला अपराध किया है। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। वहाँ के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। लेखिका सुबह दारू, लकड़ी, सुबह अकेले ही पहाड़ों की बर्फ़ देखने निकल जाती हैं, परंतु वहाँ जरा भी बर्फ़ नहीं थी। लायुंग में एक सिक्किमी नवयुवक उन्हें बताता है कि प्रदूषण के चलते यहाँ बर्फबारी, स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। सो विद्यार्थियों, यहाँ पर संकेत है कि प्रकृति की लय ताल को नहीं बिगाड़ना है। सुख, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्यावरण, ये इनकी संपूर्णता का नाम, पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब, इनकी संपूर्णता का नाम ही पर्यावरण है और मनुष्य इनके साथ खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। भारत का स्विट्जरलैंड। बर्फबारी देखने के लिए लेखिका अपने सह यात्रियों के संग लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कटाओ नामक स्थान पर जाती हैं। कटाओ एक प्रकार से वहाँ पर दुकान का ना होना उसके लिए वरदान साबित हुआ है। वहाँ पर वह पर्यटन स्थल के रूप में अभी अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ था, लोगों का कम जाना था, वहाँ दुकानें नहीं थीं और दुकानें न होने के कारण लोग सामान नहीं खरीदते थे, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैला था। तो एक प्रकार से कटाओ पर दुकानों का ना होना उसके लिए वरदान साबित हुआ। कटाओ की सुंदरता। कटाओ पहुंचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे थे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो या साबुन के झाग चारों ओर फैला दिए हों। सभी यहाँ बर्फ पर कूदने लगे थे। लेखिका को लगा शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के गहन सत्यों को खोजा होगा। लेखिका की मित्र मणि एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ शिलाएँ पिघलकर
जलधारा वन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। सो विद्यार्थियों, यहाँ पर जल संरक्षण का क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिए, जल संरक्षण वाला प्रश्न बन सकता है कि हमें जल संरक्षण किस प्रकार से करें या इसमें किस प्रकार से योगदान दें। याद रखिए विद्यार्थियों, सैनिकों की वीरता के किस्से। यहाँ से आगे बढ़ने पर उन्हें मार्ग में इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ दिखाई देती हैं। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर चीन की सीमा थी। जब लेखका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, तो उसने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। थोड़ी दूर एक फौजी छावनी पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेखका को भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व होता है। वह सोचने लगती है कि पौष और माघ के महीनों में, जो दिसंबर जनवरी का माह है, में जब केवल पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, उस समय भी ये सैनिक हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। युमथांग की घाटियों में ढेरों प्रियोता और रूडोडेंड्रो के फूल खिले हुए थे। जितेन उन्हें बताता है कि अगले 15 दिनों में पूरी घाटी फूलों से भर उठेगी। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि सैनिकों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, उनके परिवारों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, हमें उनके परिवारों के प्रति किस प्रकार की भावना, कैसी सोच रखनी चाहिए, उनके परिवारों के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का किस प्रकार से हमें योजनाबद्ध तरीके से उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में भारत प्रेम। एक चिप्स बेचती युवती से लेखका ने पूछा कि भाई तुम सिक्किमी हो, तो उसने उत्तर दिया कि नहीं नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखका बड़ी इस बात को सुनकर बड़ी प्रभावित हुई। सिक्किम से जुड़ी लोक मान्यताएं। जब लेखका तथा उसके साथी जीप में बैठ रहे थे, तब एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। लेखका की साथी मणि बताती है कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस लौटते हुए जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे, और जिस स्थान पर चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। खेदुम का महत्व। खेदुम, जितेन उन्हें बताता है कि 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नामक एक स्थान पर देवी देवताओं का निवास है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि जो यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखका के पूछने पर क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, तो वह उत्तर देता है, नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं। यदि गंदगी फैलाएंगे तो मर जाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों कि यहाँ पर लेखका एक बहुत बड़ी बात संकेत करना चाहती है कि वे लोग पर्वत, पहाड़, नदी, झरनों की पूजा करते हैं, और हम भ्रमण के लिए जाते हैं तो हम गंदगी फैलाते हैं। कहीं पैकेट फेंक दिया, कहीं कुछ फेंक दिया, अनेक प्रकार से कल कारखानों से निकली हुई गंदगी को, उन नालों को वही नदियों की ओर मोड़ दिया। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। देखिए जितेन युमथांग के विषय में एक जानकारी और देता है कि जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आज भी यहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेखका सोचती है कि नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है, और शायद मनुष्य की कभी समाप्त न होने वाली इसी खोज का नाम सौंदर्य है। क्योंकि मनुष्य ही वह व्यक्ति है विद्यार्थियों जो अच्छा सोचे तो प्रकृति, पर्यावरण, अपने देश और समाज को बहुत कुछ दे सकता है, और नकारात्मक सोचे तो उस प्रकृति, पर्यावरण, समाज और देश को पतन की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए विद्यार्थियों, आपको इस पाठ के माध्यम से प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण, पर्यटन स्थलों का संरक्षण और गरीब मजदूरों का
समाज के प्रति किस प्रकार का संतुलन है, इस प्रकार के इन प्रसंगों से प्रश्न बन सकते हैं। जो बौद्ध पताकाएं सफ़ेद और रंगीन, उनके बारे में और भी कई प्रसंग आए हैं। आप इस पाठ को पूरा पढ़िए और मेरे द्वारा निर्मित इस वीडियो को सुन लीजिए। अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ लेवें और अच्छी तैयारी करें, मन से तैयारी करें। नमस्कार विद्यार्थियों।